अब बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो, मुख्य रूप से इस मैप के आधार पर हम देखेंगे कि एक सार्डिनिया पिडमोन, दूसरा ऑस्ट्रियाई हैप्सबर्ग साम्राज्य, उसके बाद परमा, मेडोना, टस्कनी, ये स्वतंत्र राज्य, पेपल का राज, और फिर दोनों सिसिलियों का राज। यही है पाठ, ये बिखरा हुआ पाठ है, इसको एक करना है, बस यही। तो पहले था, मेस्नी ने सिद्धांत फैला दिया सब जगह कि भाई होना चाहिए। इसके लिए उसने प्रयास भी किया, आपने देखा कि कार्बोनोरी संस्था था, गुप्त संगठन, उसमें ज्वाइन किया। इटली के युवाओं का एक संगठन बनाया, यंग इटली, उसके बाद यंग यूरोप, और सब में राष्ट्रवाद की भावना फैलाई। और वो जानता था कि ये युवा ही काम कर सकता है, इटली के एकीकरण में सहायक हो सकता है। लेकिन 1830 के दशक में मेस्नी ने बहुत प्रयास किया, ये कार्यक्रम बनाया। फिर इसी के लिए उसने गुप्त संगठन भी बनाया, यंग इटली भी बनाया, यंग यूरोप भी बनाया। और 1831 1848 में आपने देखा सब जगह यूरोप में उदारवादियों ने राष्ट्र राज्य को बनाने के लिए असफल प्रयास, सफल प्रयास नहीं, कैसा प्रयास? असफल प्रयास। असफल। तो क्रांतिकारी मेस्नी ने क्या किया? पहला प्रयास किया, क्या चीज के लिए? इटली के एकीकरण के लिए। लेकिन वो रिजल्ट क्या हुआ उसका? असफल हो गया, फेल कर गया। कोई दिक्कत? लेकिन नो सर। क्या कर दिया कि सबके मन में एकीकरण, राष्ट्रीयता की भावना भर दी, राष्ट्रवाद की भावना कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं, अतः हम सबको एक होना चाहिए। जो हमारा क्षेत्र विदेशियों के अधीन है उसको हम क्या कर लें, उसको अपने अधीन करें, ये भावना। कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, एकदम समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो। सेंटर बना कौन? अब देखा कि क्रांतिकारियों से ये संभव नहीं हुआ, विद्रोह से संभव नहीं हो पाया, तो एकीकरण की जिम्मेवारी किसके पास जिम्मेदारी आई? सार्डिनिया पिडमोंट के शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। अब पूरा भार किस पर? सार्डिनिया का जो राजा था, शासक था, विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर, कि कैसे इटली को एकीकृत किया जाए। अब है संयोगवश इसका एक मंत्री भी था बहुत अच्छा, काउंट काउर, और इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। राजा ने तो नेतृत्व किया ही, लेकिन इसको फैलाएगा कौन? कौन इसको संचालित करेगा? उसका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका कूटनीतिज्ञ का, उसी तरह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन था? काउंट काबू था। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर, नो प्रॉब्लम। अब देखो, कूटनीति इस मामले में था, इसको फ्रांस से भी दोस्ती करने आता था, अन्य जगहों से भी दोस्ती करने के लिए आता था, वही दोस्ती दुश्मनी कूटनीतिज्ञ। तो फ्रेंच भाषा बोलता था, कहीं से ये जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, और साथ ही साथ इटालवी बोलता भी नहीं था, इससे अच्छा फ्रेंच बोलता था। तो फ्रांस से इसकी अच्छी दोस्ती भी थी, ठीक है। और क्या किया इसने कि अब इसको सबसे पहले आपने देखा कि इटली का एकीकरण हो चाहे जर्मनी का एकीकरण हो, सबसे बड़ा बाधा था उस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या था? रूढ़िवादियों का गढ़ था, और उसने बहुत सारे प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया था, जर्मनी का पार्ट हो चाहे इटली का पार्ट हो। तो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य ऑस्ट्रियाई हैप्सबर्ग साम्राज्य चलता था,
बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य था। तो उसके पास इसका लोम्बार्डी और वेनेशिया था, उत्तर वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखो कि जब देखा कि क्रांतिकारियों द्वारा यह संभव नहीं हुआ, तो यही चीज़ आ गया अब सार्डिनिया पिडमोंट के राजा की जिम्मेदारी तो लिया, लेकिन इसका उद्देश्य बदला हुआ था। उद्देश्य क्या बदला कि इटली का एकीकरण क्यों हो, एक राष्ट्र राज्य बने, राष्ट्रवाद का ही इसने सहारा लिया, लेकिन उद्देश्य क्या कि इससे इटली क्या होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और इसका विश्व में प्रभाव बढ़ गया। जैसे जर्मनी में क्या हुआ कि प्रसा का प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी का एकीकरण हो, तलवार के बल पर हो, युद्ध के सहारे हो। इसी तरह इटली का एकीकरण तो हो, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना उसने भर दी, राष्ट्रीयता की भावना, लेकिन अब सहारा क्या चीज़ का लेना है, युद्ध का सहारा लेना है, ठीक है, जनमत का सहारा नहीं, युद्ध का सहारा। और क्यों कि इसलिए कि इसकी ताकत को बढ़ाना है, कि सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में होगा, इटली जब एकीकृत हो जाएगा, उसका राजा हम बन जाएंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य बदल गया। और इसी ने फ्रांस से कूटनीति की, किसने, काउंट कावुर ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ही करेगा, मंत्री ही करेगा, शासक तो कूटनीति नहीं करेगा। तो कूटनीति करके उसको अपने पक्ष में लिया और 1859 में इसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो ऑस्ट्रिया को जैसे हराएगा तो उसके पास जो पार्ट है, कौन सा, लोम्बार्डी और वेनेशिया, दो पार्ट है ना, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो उस समय इसको लोम्बार्डी तो मिल गया, ठीक है, वेनेशिया बाद में मिला, ठीक है, लेकिन लोम्बार्डी उस समय इसको मिल गया, एक पार्ट लेकिन इसका रह गया था। अब है कि परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो राज्य है, इस सब में विद्रोह हुआ और इसके जो शासक थे उसके प्रति वहाँ के जनता ने विद्रोह कर दिया राष्ट्रवाद के नाम पर। और विक्टर इमैनुअल ने इन क्षेत्रों को क्या किया, जनता के सहारे इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो लोम्बार्डी, परमा, मेडोना, टस्कनी, ये सारे क्षेत्र आगे सार्डिनिया पिडमोंट के अधीन, ठीक है। अब एक पार्ट जो था सबसे बड़ा, दोनों सिसिली का पार्ट, नीचे वाला पार्ट, जो कि किसके अधीन था, स्पेन के अधीन था। इस सिसिली वाला पार्ट दिख रहा है, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र दिख रहा है ना, यस सर। दिख रहा है, नीचे हाँ सर। दिख रहा है ना, ये देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ सर। ठीक। ये जो था, ये बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था, स्पेन का, ठीक है। यहां पर एक नेतृत्व आया, एक लीडर, गैरिबाल्डी, इसका भी नाम जूसेपे गैरिबाल्डी, ठीक है। जूसेपे गैरिबाल्डी ने क्या किया था, 1000 रेड सैनिक, स्वयंसेवक था। तो सार्डिनिया पिडमोंट का सेना और प्लस इसका 1000 रेड स्वयंसेवक, जो कि इटली को एक करना चाहता था। इसके लिए इसको पैसा वगैरह नहीं देना पड़ा, स्वयंसेवक था, अपने से लड़ाई लड़ने गया था, ठीक है। और रेड शर्ट कहलाता था, क्योंकि सब एकदम लाल लाल कुर्ता पहन करके गया था। तो और ये इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते कम 30,000 हो गई थी। और 1860 के ईस्वी में ये लोग दक्षिण इटली में प्रवेश किया और वहाँ भी किसान जो थे वो स्पेन के विरुद्ध खड़े हो गए।
क्योंकि वहाँ की जनता को इस चीज़ के लिए बताया गया, भड़काया गया। किसान, तो वहाँ के किसान किसके विरुद्ध हुए? स्पेन के विरुद्ध। स्पेनिश शासक। हाँ, और वहाँ पर किसानों की सहायता से उसने स्पेन को हरा दिया। कोई दिक्कत? तो स्पेन का क्षेत्र भी किसके अधीन आ गया? मुख्य रूप से गैरिबाल्डी के अधीन। यदि गैरिबाल्डी चाहता तो इस क्षेत्र का वो राजा बन जाता, इटली का, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर ये सारे क्षेत्र उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर, समझ में। अब देखो, इतना क्षेत्र का राजा बन गया कौन? 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा बन गया, ये राजा घोषित हो गया। लेकिन अभी एक क्षेत्र बाकी रह गया। वह क्षेत्र कौन था? पेपल राज्य, जहाँ की रोम था, इटली का मुख्य क्षेत्र, जो आज इसकी राजधानी है, ये अभी इसके अधीन नहीं था। तो विक्टर इमैनुअल ने जल्दी नहीं किया, क्योंकि यहाँ फ्रांस के सैनिक लगे हुए थे। ठीक है, तो आपको याद होगा 1870 में जब प्रसा और फ्रांस लड़ रहा था, देखा ना, तृतीय युद्ध में बुद्धि लगाए कि फ्रांस से आक्रमण हो गया, जर्मनी पर कर दिया, और इसे दक्षिणी जर्मन संघ को उसको मिलाना था। तो उसने क्या किया कि वहाँ लड़ाई हो गई प्रसा और फ्रांस के बीच। जैसे 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हुई, रोम में जो फ्रांस की सेना थी, उस सेना को उसने बुला लिया, क्योंकि उसे प्रसा के विरुद्ध लड़ना था। जैसे यहाँ से सेना हटी कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने पेपल राज्य पर कब्जा कर लिया, सैनिक अभियान लगाकर। ठीक है, ये पेपल का राज भी 1870 में किसको मिल गया? इटली को। इटली की राजधानी कहाँ हो गई? रोम। कोई दिक्कत? एक बार फिर से जान लो कि इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति, 3 पर्सनालिटी है। पहला जिसने कि बीज बोया ये भावना का, वो था मेत्सनी, जिसको सोल ऑफ इटली कहा जाता है, या इटली का के एकीकरण का पैगंबर। ठीक है, दूसरा व्यक्तित्व था काउंट काबूर, जिसको ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है, जिसने अपने कूटनीति से, ये कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है, इटली का कूटनीतिज्ञ, किसको? काउंट काबूर को। और तीसरा जो गैरिबाल्डी, ये वहाँ का शोर्ड ऑफ इटली कहलाता है, इटली का तलवार। इटली के एकीकरण में सशस्त्र बल स्वयंसेवक, सशस्त्र स्वयंसेवक के साथ इसने उसमें सहायता की। तो इटली के एकीकरण में यदि व्यक्तित्व ढूंढोगे तो 4 हो जाएगा। एक ये 3 लीडर इधर से, और एक विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो 4 की भूमिका है इटली के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में हम स्वीकार कर लेते हैं कि बिस्मार्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन इटली के एकीकरण में मेस्सनी की भूमिका को नहीं भुला सकते हैं, काउंट काबूर की भूमिका को नहीं भुला सकते हैं, गैरिबाल्डी की भूमिका को नहीं भुला सकते हैं। और चूंकि विक्टर इमैनुअल द्वितीय वहाँ का शासक ही था, तो उसकी भी भूमिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये 4 पर्सनालिटी था इटली के एकीकरण में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो इटली के तो 2-3 बात याद रखना, नहीं भी याद रहे कि 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट, इटली उस समय नहीं बोलना है, सार्डिनिया पिडमोंट का झगड़ा हुआ किससे? ऑस्ट्रिया से। तो उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया वाला पार्ट ले लिया, ये फ्रांस से कूटनीति करके। ठीक, 1860 में दोनों सिसिलियों का राज इसमें शामिल हो गया, और जिस समय ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय
ये परमा, मेडोना, टस्कनी, ये सब के शासकों के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया जनता ने, और उसकी सहायता से इस पाठ को भी विक्टर इमैनुअल ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो मुख्य रूप से 4-5 पाठ का याद रखना है, कैसे किसने किया, यदि एकीकरण की प्रक्रिया लिखने के लिए आ जाए तब, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आ जाए मेसनी की क्या भूमिका है। तो क्रांतिकारी में भी पढ़े हैं हम लोग कि इटली के एकीकरण ने इसने क्या क्या काम किया, इसको लिख सकते हैं। गैरिबाल्डी की भूमिका क्या रही, तो आप पेज नंबर 22 में एक बॉक्स 2 है, उसमें गैरिबाल्डी के बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मिल जाएगा कैसे कैसे इसने सहायता किया, किस तरह इसने एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान चलाया था, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। और काउंट काबूर चूँकि कूटनीतिज्ञ था वहाँ का, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये 3 की भूमिका ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जो जाता है ज़्यादा वो गैरिबाल्डी के बारे में और मेस्नी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। लेकिन जानकारी हम लोग को होना चाहिए कि भाई जब कंपटीशन में पढ़ेंगे तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तब वहाँ ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग इसी तरह इसको बना करके देख लेंगे कि चरण वाइज की एकीकरण के पहले इटली की स्थिति क्या थी। तो देख लिया किस तरह 7 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला प्रयास किसने किया, मेस्नी ने किया, लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद एकीकरण की जिम्मेदारी किसके पास आई, पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। उसने किसका सहारा लिया, मंत्री प्रमुख काउंट काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। उसके बाद एक और फिगर गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। इन 4-5 पॉइंट पर जब आप विचार करके देखेंगे तो बहुत इजी वे में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। तो एक बार आप इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, और अपने से एक बार लिखने का प्रयास करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर, समझ गए नो सर। और एक चीज याद रखो कि किस तरह गैरिबाल्डी का योगदान इतना माना जाता है कि उस समय इटालिया के बारे में कोई जानता नहीं था। वो जितना सिसिली के राज थे वहाँ के किसान ये नहीं जानते थे इटालिया क्या होता था। वो जानता था कि ला टालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी थी, इतना ही जानता था। लेकिन फिर भी सबने क्या किया, एक होकर के स्पेन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी राष्ट्रवाद के नाम पर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताएं।